हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रवीण कुमार मेहता। द ग्रैंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पढ़ाया ही नहीं सिखाया जाता है। तो आज हम द ग्रैंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लेकर के आए हैं द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखिए, आइए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को डिटेल्स में समझते हैं। देखिए, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विथ साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर। देखिए, इसको समझिए। कह रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जो एंगल होगा उसको साइन में हम लोग लेंगे। दैट मीन्स मान लेते हैं हम लोग ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो हम यहाँ ए क्रॉस बी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और ये दोनों के बीच का एंगल, यानी कि दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो उसको हम लोग साइन में लेंगे, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वह वेक्टर ये दोनों वेक्टर जिस प्लेन में लाइज कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होगा। यानी इसका रिजल्टेंट अगर मान लेते हैं हम लोग कि ए क्रॉस बी किए, इसका रिजल्टेंट सी वेक्टर आया, तो सी वेक्टर जो है वह ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में लाइज कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से हो सकता है या तो इस तरह से अंदर की तरफ हो सकता है। तो यहाँ हम लोग देखें कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड एन कैप। एन कैप यहाँ क्या है? तो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो क्या बताता है? जो डायरेक्शन बताता है रिजल्टेंट वेक्टर का, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में लाइज कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होता है। चलिए आइए आगे हम लोग इसका फिजिकल मीनिंग समझते हैं। ठीक है, फिजिकल मीनिंग हम लोग यहाँ समझते हैं। तो यहाँ देखिए, एक ए वेक्टर है, बी वेक्टर। अब देखिए ये दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब हम यहाँ ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं, दैट मीन्स ए क्रॉस बी का हम रिजल्टेंट यहाँ मान लेते हैं सी वेक्टर। तो सी वेक्टर का हम लोग डायरेक्शन फाइंड करते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा। तो इसको डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग राइट हैंड रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करते हैं। देखिए, राइट हैंड रूल हम लोग किस तरह से यूज करेंगे? अपने राइट हैंड के फिंगर को इस तरह से हम लोग कर्ल करेंगे और जो हमारा थंब होगा वह रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। देखिए, ए से बी की तरफ हम अपने फिंगर को कर्ल करते हैं, अंगूठा किधर की तरफ इंडिकेट कर रहा है? बाहर की तरफ। दैट मीन्स रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा ए क्रॉस बी, जिसे हम लोग क्या मान लिए हैं यहाँ सी वेक्टर, उसका जो डायरेक्शन होगा वह बाहर की तरफ आउटवर्ड होगा। लेकिन हम लोग यहाँ बाहर की तरफ जो डायरेक्शन है इस तरह से है, लेकिन हम लोग उसको इस तरह से नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ जो है ऊपर की तरफ डायरेक्शन इंडिकेट कर दिया है। दैट मीन्स यह जो डायरेक्शन है यह प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, इस तरह से है। देखिए यहाँ, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो गया? ए बी, ए मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी दोनों के बीच एंगल थीटा है,
तो उसको हम लोग साइन में ले लिए, तो साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर, जो क्या बताता है? तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी ए क्रॉस बी किए तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आया उस वेक्टर का डायरेक्शन, यानी ई हो गया एन कैप, जिसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए दो रूल हम लोग देखे हैं, राइट हैंड रूल से या दूसरा हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल से। आप लोग देखते होंगे स्क्रू को जब हम लोग जो है से इस तरह से कसते हैं या इस तरह से जो है से उसको बाहर खोलते हैं, तो जब इस स्क्रू को हम लोग इस तरह से जब कसते हैं इस तरह से, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह स्क्रू जो है से अंदर की तरफ जा रहा है, और जब हम स्क्रू को इस तरह से खोलते हैं तो स्क्रू क्या हो रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस तरह इधर हम लोग जो है से किस तरह से स्क्रू को कस सकते हैं या खोल सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम इस तरह से कर रहे हैं तो इस तरह से करने के बाद जो है से यहाँ देखिए, अगर स्क्रू इसको हम लोग मान लिए और इसको इस तरह से हम लोग क्या करते हैं तो इस तरह से करने के बाद जो है से यह किधर की तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। देखिए यहाँ बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब जो है जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। और अगर आप प्लेन ऑफ द कॉपी के अनुसार देखिएगा तो वह कॉपी के अनुसार उसका डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा। और ऐसे जो है से आप राइट हैंड रूल से भी देखिए, ए वेक्टर से बी की तरफ जो है से फिंगर को कर्ल कीजिए, जो थंब होगा वह थंब रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। तो ए से बी की तरफ कर्ल किए तो थंब बाहर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। किसके अनुसार? तो इस बोर्ड के अनुसार। और वही कॉपी के अनुसार हम लोग देखेंगे तो कॉपी के अनुसार जो है से कैसा आ जाएगा? तो अपवर्ड आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं, बी क्रॉस ए करते हैं। अब देखिए हम अपने फिंगर को बी से ए की तरफ जो है से कर्ल करते हैं, तो जब बी से ए की तरफ कर्ल करेंगे तो हमारा जो थंब है वह अंदर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन जो है से क्या हो जाएगा? इनवर्ड हो जाएगा, इनवर्ड टू द प्लेन। या अगर कॉपी के अनुसार हम लोग देखेंगे तो वह क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा। तो उसी डायरेक्शन को हम लोग जो है इस तरह से दिखाए हैं, यह जो है से क्या है? एन कैप, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में लाइज कर रहा है उसके परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से हम लोग बी क्रॉस ए को इंडिकेट कर सकते हैं। तो आपके पास डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए दो रूल दिया गया है, एक राइट हैंड रूल और दूसरा राइट हैंड स्क्रू रूल। तो स्क्रू रूल का भी आप यूज करके जो है से फाइंड कर सकते हैं कि इस तरह से जो है से इसको हम इस तरह से मूव करते हैं, तो बी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं तो यह अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब जो है से जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन इनवर्ड होगा। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का हम लोग कुछ जो है से इम्पोर्टेंट रिजल्ट को देखते हैं। देखिए यहाँ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर। दो वेक्टर का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, तो इसका रिजल्टेंट जो आता है सी वह भी है से वेक्टर क्वांटिटी होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर। और इस सी वेक्टर जो रिजल्ट आया वह वेक्टर ये दोनों वेक्टर जिस प्लेन में लाइज कर रहा होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। ध्यान दीजिएगा जो सी वेक्टर किस तरह से हो सकता है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर, इस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर लाइज कर रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो सी होगा वह इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से होगा। तो ई वेक्टर क्या हो गया? सी वेक्टर। और यहाँ यही कह रहा है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वह हमेशा कैसा होगा? तो वेक्टर होगा। और उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर। ये दोनों वेक्टर जिस प्लेन में लाइज कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा किसका? तो रिजल्टेंट वेक्टर सी का। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं,
आप लोग पढ़े हैं, कम्यूटेटिव लॉ पढ़े हैं, 8th क्लास में पढ़े हैं। तो 8th क्लास में हम लोग कम्यूटेटिव लॉ क्या पढ़े थे कि अगर जो है से 2 into 3 करते हैं और 3 into 2 करते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, ये भी 6 आ जाएगा। दैट मीन्स 2 into 3 इज इक्वल टू 3 into 2 है। यानी इसमें हम लोग क्या देखें कि अगर जो है से इसमें जो नंबर है उसका क्रम को हम लोग बदल देते हैं, यानी 2 के जगह पर यहाँ 3 और 3 के जगह पर 2 कर देते हैं, तो क्रम बदलने के बाद भी जो है से हम लोग को रिजल्ट सेम मिलता है। अगर क्रम को बदल करके मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट सेम आता है, इसका मतलब वह कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। तो अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में देखेंगे तो यहाँ से ए क्रॉस बी देखेंगे और बी क्रॉस ए करेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होगा। ए क्रॉस बी अगर यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी हम लोग करते हैं तो ए से बी की तरफ चलते हैं, डायरेक्शन आउटवर्ड। अगर हम लोग यहाँ बी से ए की तरफ चलते हैं, बी क्रॉस ए करते हैं तो डायरेक्शन डाउनवर्ड। दैट मीन्स दोनों सेम नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू होगा किसके, बी क्रॉस ए के। यानी कि अगर क्रम को चेंज कर दिए तो रिजल्ट जो है से चेंज हो गया। दैट मीन्स यह जो है से कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए ए क्रॉस बी प्लस सी, यानी कि बी प्लस सी को पहले ऐड कीजिए और उसमें ए से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर ए क्रॉस बी कीजिए और फिर ए क्रॉस सी कीजिए और दोनों को ऐड कीजिए तो उसका रिजल्ट जो है से सेम होगा। इसका मतलब यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, टू वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। देखिए दो वेक्टर के बीच जो है से एंगल 0 डिग्री कब बनता है, तो एंगल 0 डिग्री तब बनता है जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, या दूसरा हम लोग पढ़े हैं कि जब दोनों वेक्टर पैरेलल होगा। देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका एरो साइन जो होता है दैट मीन्स जिसको हम लोग हेड कहते हैं, तो हेड क्या बताता है, डायरेक्शन। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन जो है सेम है, दैट मीन्स इसके बीच जो एंगल होगा वह 0 डिग्री। देखिए तो जब दो वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री बनता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि दो वेक्टर क्या है, पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि व्हेन थीटा इज 0 डिग्री टू वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0। अभी दोनों वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। देखिए हम लोग यहाँ दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स एंगल 0 डिग्री। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पढ़े हैं ए बी साइन थीटा इन कैप। ए मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखिए यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा के जगह पर देखिए एंगल कितना डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री। और हम लोग क्या जानते हैं कि साइन 0 का वैल्यू जो है से कितना होता है, 0। तो यहाँ हम लोग साइन 0 की जगह पर कितना पुट कर दिए, 0 इन कैप। तो ए बी इंटू 0 तो क्या आ जाएगा, 0 इन कैप। तो हम लोग इसको जो है 0 इन कैप को 0 वेक्टर भी ऐसे लिख सकते हैं, या तो हम लोग उसको 0 भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 0 वेक्टर, और 0 वेक्टर का जो है से आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यानी हम लोग यहाँ देखें
कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है, इसका मतलब कि वह दोनों वेक्टर पैरेलल होगा। यह मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा जो है से अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है, दैट मीन्स दोनों वेक्टर पैरेलल है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री दैट मीन्स टू वेक्टर अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों वेक्टर डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। तो दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसके बीच एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। यानी हम लोग कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल। देखिए हम लोग जो है से वेक्टर को शिफ्ट करने के लिए जानते हैं जो उसको जो है से पैरेलल हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए एंटी पैरेलल कैसे हो जाएगा, एंटी पैरेलल कहने का मतलब होता है कि दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। चलिए हम यहाँ क्या कहते हैं, ई बी वेक्टर को यहाँ से शिफ्ट करके नीचे लाते हैं, इस तरह से नीचे लाते हैं। अब हम देखेंगे क्या कि इसको इस तरह से बढ़ाएंगे तो ए वेक्टर के एंटी पैरेलल हो जाएगा। एंटी पैरेलल इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन जो है से क्या है, अपोजिट है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर एंटी पैरेलल है, या हम कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर जो है से कैसा डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो उस केस में एंगल कितना डिग्री बनता है दोनों के बीच, 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री एंगल बनेगा तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा दैट मीन्स यहाँ कितना हो जाएगा, साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ हम लोग ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी साइन 180 और साइन 180 का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ ए बी इंटू 0 इंटू एन कैप, तो क्या हो जाएगा, 0 एन कैप हो जाएगा, जिसको हम लोग 0 वेक्टर या 0 भी लिख सकते हैं। यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कब, जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा या एंटी पैरेलल होगा। तो दो केस में हम लोग 0 देखे, एक केस हम लोग देखे जब दोनों वेक्टर पैरेलल होगा और दूसरा केस देखे जब दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, 90 डिग्री कह रहा है दैट मीन्स दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, दैट मीन्स दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। इफ टू वेक्टर अलोंग द राइट एंगल, मतलब दो वेक्टर कितना डिग्री एंगल पर होगा, 90 डिग्री। अब तब हम लोग देखते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होगा। हम लोग क्या जानते हैं, साइन 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1। देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा के जगह पर हम लोग 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 90 एन कैप, तो क्या हो जाएगा ए बी इंटू 1 एन कैप, ए बी एन कैप। एन कैप क्या है, तो एन कैप के बारे में आप लोग को बताए हैं कि एन कैप नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, जो क्या होगा, तो ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स ए बी एन कैप जो हमको रिजल्ट मिलेगा नया वेक्टर, वह वेक्टर ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से हम लोग को तीसरा वेक्टर मिलेगा। अब देखिए अगला नेक्स्ट पॉइंट, द सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ वानिश। कहने का मतलब यहाँ क्या कह रहा है, इसे ध्यान से समझिएगा। दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वह क्या हो जा रहा है, वानिश। वानिश करने का मतलब होता है समाप्त, यानी कि खत्म हो जा रहा है, यानी हम कहेंगे 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ से दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर का क्रॉस ए के साथ ही कर रहे हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं कि दोनों अगर सेम वेक्टर है तो सेम वेक्टर के बीच जो एंगल होता है वह 0 डिग्री। ए वेक्टर ही है, दूसरा वेक्टर स्वयं ए ही है, तो उसका भी डायरेक्शन यही होगा। और दोनों वेक्टर अगर सेम है
तो दोनों का डायरेक्शन सेम, और डायरेक्शन सेम दैट मीन्स एंगल 0 डिग्री, तो 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ हम लोग पुट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 0 एन कैप, तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए और साइन 0 का वैल्यू 0 और एन कैप, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 और एन कैप है, तो इसको हम लोग 0 वेक्टर या 0 लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर सेम वेक्टर है तो उसका अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, यानी ए क्रॉस ए किए 0, बी क्रॉस बी किए 0, सी क्रॉस सी किए 0। यहाँ हम लोग को क्या पता चल रहा है कि अगर किसी वेक्टर का प्रोडक्ट उसी के साथ कर रहे हैं, स्वयं के साथ कर रहे हैं, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वह कितना हो जा रहा है 0। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। देखिए यहाँ से यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप इंडिकेट करता है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को, जे कैप वाई एक्सिस और के कैप जेड एक्सिस, जो जेड एक्सिस इस तरह से है, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग दो सेम वेक्टर का प्रोडक्ट किए, दो सेम यूनिट वेक्टर का आई कैप क्रॉस आई कैप किए, तो यहाँ हम लोग क्या जानते हैं, इसी फॉर्मूला पर करना है, ए क्रॉस बी। हम लोग क्या जानते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। देखिए इसी पर हम लोग रखते हैं आई क्रॉस आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप साइन ऑफ थीटा, दोनों वेक्टर क्या है सेम, आई क्रॉस आई है सेम वेक्टर के बीच एंगल कितना बनता है 0 डिग्री, आई का डायरेक्शन इधर की तरफ, दूसरा भी आई कैप है उसका डायरेक्शन भी इधर की तरफ, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स एंगल 0 डिग्री होगा। तो यहाँ साइन 0 डिग्री हो गया, एन कैप 1 इंटू 0 एन कैप, तो कितना हो गया 0। उसी तरह से जे क्रॉस जे करेंगे तो भी सेम वेक्टर हो गया, उसका भी क्रॉस प्रोडक्ट 0, के क्रॉस के करेंगे तो वो भी सेम वेक्टर है, तो उसका भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ अनलाइक वेक्टर। देखिए अनलाइक वेक्टर दैट मीन्स दो डिफरेंट वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो दो डिफरेंट वेक्टर ले लिए, दैट मीन्स एक हम लोग आई कैप ले लिए, दूसरा हम लोग जे कैप ले लिए, और आई कैप और जे कैप का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। देखिए इसी फॉर्मूला पर हम लोग को पुट करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप साइन थीटा, जो हम लोग एंगल लेंगे वह आई और जे के बीच लेंगे। देखिए यहाँ आई और जे के बीच, आई और जे कैप ये दोनों के बीच जो है से एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ हम लोग कितना लेंगे साइन 90 डिग्री एन कैप, यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, जे कैप यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, और एन कैप क्या है नॉर्मल यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर जिस प्लेन में लाइज कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। चलिए देखते हैं आई कैप और जे कैप के परपेंडिकुलर कौन है, तो जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कौन बताता है के कैप, तो आई और जे के परपेंडिकुलर जो तीसरा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है वह वेक्टर कौन सा है के कैप, यानी हम लोग को आई और जे का जब क्रॉस करेंगे तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा के कैप। उसी तरह से हम लोग अगर देखेंगे तो जे और के, तो जे और के ऊपर जो परपेंडिकुलर है, तो जे और के ऊपर कौन परपेंडिकुलर है आई, उसी तरह से के और आई के पर जो परपेंडिकुलर है वह कौन है
जे है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, यानी हम लोग यहाँ देखें कि अगर दो डिफरेंट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किए तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमको रिजल्ट जो मिला वह तीसरा वेक्टर मिला जो वो दोनों वेक्टर जिस प्लेन में लाइज कर रहे हैं उसका परपेंडिकुलर है। अब हम लोग देखते हैं जब उसको हम लोग चेंज कर दिए, यानी कि अब यहाँ कर रहे थे आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई करते हैं, तो जे क्रॉस आई करते हैं तो के कैप ही आएगा, आएगा तीसरा वेक्टर ही। लेकिन यहाँ देखिए एक सिंबल लग गया है माइनस का, तो माइनस का क्यों देखिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। हम पहले इस केस में आई से जे के केस में हम आई से जे की तरफ मूव कर रहे थे, इस तरह से कर्ल कर रहे हैं, तो अंगूठा किधर की तरफ था, बाहर की तरफ, तो बाहर की ओर डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो वह क्या में हो गया, प्लस में के कैप हो गया। अब यहाँ जे क्रॉस आई है तो हम जे से कर्ल करेंगे आई की तरफ, तो जे से आई की तरफ जब कर्ल करेंगे तो अंगूठा जो है किधर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, अंदर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन्स अंदर की ओर डायरेक्शन को हम लोग क्या से दिखाएंगे, माइनस से, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के कैप। देखिए इसको याद रखने का एक अच्छा सा ट्रिक है जो कौन सा आएगा, यहाँ इस सर्कल के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आई कैप, जे कैप, के कैप, देखिए इस तरह से हम लोग जो है आई से जे की तरफ जाएंगे तो रिजल्ट आएगा तीसरा वेक्टर, यानी यहाँ आई क्रॉस जे करेंगे तो रिजल्ट हम लोग को क्या मिलेगा, के मिलेगा। अब यहाँ देखिए जे से जब हम लोग के की तरफ जाएंगे तो जे से के की तरफ जाएंगे तो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा आई। फिर उसी तरह से के से आई की तरफ जाएंगे तो रिजल्ट हम लोग को मिलेगा के और आई के बाद जो तीसरा वेक्टर है यानी कि हम लोग को मिलेगा जे। अब देखिए जस्ट इसका जब हम रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं तब जो है से रिजल्ट सेम मिलेगा लेकिन डायरेक्शन अलग होगा। देखिए अगर हम लोग जे से आई की तरफ जाते हैं तो जे से आई की तरफ अगर जाते हैं तो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा के, दो वेक्टर का जो है से हम लोग क्रॉस किए तो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा तीसरा वेक्टर जो ये दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, लेकिन जब जे से आई की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग को डायरेक्शन उसका क्या हो जाएगा, के वेक्टर का माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस के कैप मिलेगा। उसी तरह से अगर हम लोग आई से के की तरफ आते हैं तो आई से के इधर की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं तो आई से के की तरफ अगर हम लोग मूव करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, माइनस में जे मिल जाएगा। यानी हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से समझते हैं। देखिए यहाँ अगर हम लोग जो है से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के बाद, एंटी क्लॉकवाइज जब हम लोग मूव कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है वह पॉजिटिव मिल रहा है। अगर हम लोग क्लॉकवाइज मूव करते हैं, क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वह निगेटिव में मिलेगा। तो इसको जो है से ध्यान में रखिएगा, इससे बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ऐसे भी आप समझिए, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मूव कीजिए, आई से जे, रिजल्ट क्या मिलेगा पॉजिटिव में, कौन मिलेगा, तीसरा वेक्टर। तो आई और जे को छोड़ के तीसरा वेक्टर पर जाइए, तीसरा वेक्टर कौन है, के, तो के मिलेगा क्या में, पॉजिटिव में। जे से के हम लोग की चले क्लॉकवाइज, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, कौन मिलेगा, तीसरा वेक्टर। तो जे और के को छोड़ के तीसरा वेक्टर देखिए कौन है, आई, तो आई मिलेगा हमको पॉजिटिव में। अब एंटी क्लॉकवाइज आइए, जे से आई, तीसरा वेक्टर मिलेगा हम लोग को के कैप। एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में क्या में मिलेगा, निगेटिव में, माइनस के कैप मिलेगा। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म ऑफ देयर कंपोनेंट। अब हम लोग जो है से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट
उनके कंपोनेंट के फॉर्म में देखते हैं। यहाँ से जो है से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और भी जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो बोर्ड एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको जो है से आप लोग बारीकी से समझिएगा। देखिए, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। हम लोग को फाइंड करना है a क्रॉस b। देखिए, आप लोग जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से कीजिए। a1 से ये तीनों में हम लोग को करना है, लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ हम लोग जो वेक्टर के बीच जो सिंबल देंगे वह क्रॉस का होना चाहिए। देखिए यहाँ से a1 b1 i क्रॉस i प्लस a1 b2 i क्रॉस j a1 b3 i क्रॉस k प्लस अब a2 से सब में मल्टीप्लाई कीजिए, a2 b1 j क्रॉस i प्लस a2 b2 j क्रॉस j प्लस a2 b3 j क्रॉस k। अब a3 से मल्टीप्लाई कीजिए सब में, a3 b1 k क्रॉस i प्लस a3 b2 k क्रॉस j प्लस a3 b3 k क्रॉस k। देखिए, हम लोग अभी क्या पढ़े हैं कि दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और दोनों यूनिट वेक्टर अगर सेम वेक्टर हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। दैट मीन्स यहाँ है i क्रॉस i सेम वेक्टर, j क्रॉस j सेम वेक्टर है और k क्रॉस k। तो ये तीनों का वैल्यू जो है से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए, अभी जो हम लोग पढ़े हैं सर्कल वाला जो हम आप लोग के बताए हैं, i कैप j कैप k कैप। देखिए, i और j का क्रॉस करेंगे तो k आएगा, j और k का क्रॉस करेंगे तो i, और k और i का करेंगे तो j पॉजिटिव में। जब हम इसके रिवर्स चलेंगे, j से i तो माइनस k, i से k तो माइनस j, k से j तो माइनस i। उसी का देखिए हम लोग यहाँ यूज करते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, a1 b2 i क्रॉस j, i से j हम लोग कैसा चल रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। i से j हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो रिजल्ट हम लोग को मिलेगा k, और क्या में मिलेगा तो पॉजिटिव में, k कैप हो गया। a1 b3, उसके बाद i क्रॉस k, i क्रॉस k हम लोग कैसा चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर हमको तीसरा मिलेगा, लेकिन माइनस में मिलेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस j कैप प्लस, इसमें देखिए a2 b1 j क्रॉस i, तो j क्रॉस i को देखिए, j से हम लोग i की तरफ, यानी फिर से हम लोग चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो मिलेगा वह माइनस में मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस k कैप। फिर यहाँ देखिए सेम वेक्टर है j क्रॉस j, इसका रिजल्ट हो जाएगा 0। अगला देखिए a2 b3 j क्रॉस k, j से k की तरफ चल रहे हैं। दैट मीन्स हम किधर की तरफ चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो रिजल्टेंट हमको क्या मिलेगा, i, वो भी क्या में पॉजिटिव। अब लास्ट देखिए a3 b1 k क्रॉस i, k से i की तरफ, फिर हम लोग कैसा चल रहे हैं
एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्ट जो मिलेगा वह हम लोग को मिलेगा पॉजिटिव जे कैप। फिर यहाँ देखिए A3B2 के क्रॉस जे, के से हम किधर चल रहे हैं, जे की तरफ है, के से जे की तरफ चल रहे हैं, यानी के से जे की तरफ चल रहा है, इसका मतलब क्लॉकवाइज, तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा आई, लेकिन माइनस में। उसके बाद देखिए यहाँ के क्रॉस के सेम वेक्टर है, तो कितना हो जाएगा 0। अब इसके आगे देखिए ये दोनों आई कैप को हम लोग एक साथ कर लेते हैं। देखिए A2B3 आई कैप प्लस माइनस माइनस A3B2 आई कैप। अब जे कैप वाला को देखिए, इसमें जे कैप A3B1 जे कैप माइनस A1B3 जे कैप प्लस के कैप को देखिए A1B2 के कैप माइनस A2B1 के कैप। अब हम लोग इसमें से आई कैप कॉमन ले लेते हैं, A2B3 माइनस A3B2, इसमें देखिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस जे कैप कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, A1B3 माइनस A3B1 प्लस इसमें से हम लोग के कैप कॉमन ले लेते हैं, तो के कैप कॉमन लेने के बाद A1B2 माइनस A2B1, यानी यही हम लोग का फाइनल रिजल्ट मिला A क्रॉस B का, या A क्रॉस B का फॉर्मूला हो गया। लेकिन इससे आसान तरीका से हम लोग जो है से इसको याद रख सकते हैं, तो इसी को हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं, इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। देखिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू, यहां हम लोग लिख लेंगे आई कैप जे कैप के कैप, A1 A2 A3 B1 B2 B3। जब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सोल्व करेंगे तो हम लोग को यही रिजल्ट मिलेगा। तो हम लोग दो वेक्टर का कंपोनेंट के फॉर्म में सोल्व करने के लिए अब हम लोग इसी फार्मूला का, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही सेट करके हम इस पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए A क्रॉस B हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए किस तरह से फाइंड करना है, आई कैप यहाँ हम लोग लिखेंगे जे कैप के कैप, पहले ए वेक्टर के आई के कंपोनेंट को हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो कितना है यहाँ 2, फिर जे का कंपोनेंट देखिए 3, के का 4, उसी तरह से नीचे बी का, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2 5। अब डिटर्मिनेंट को हम लोग सोल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए समझिएगा किस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ हम लोग आई कैप लिखते हैं, तो आई कैप के सामने वाला को हम लोग बंद कर देंगे, ऊपर वाला रो को बंद करेंगे और इस कॉलम को हम लोग बंद करेंगे। इसको बंद कर दिए। अब ध्यान दीजिए, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया 3 × 5 = 15 माइनस यहाँ 4 × -2 -8 हो गया। इसी तरह से आगे हम लोग यहाँ जे कैप लिखेंगे, तो जे कैप को माइनस में लिखते हैं। देखिए क्यों माइनस में लिखते हैं, इसका रीजन हम लोग समझते हैं। इस पोजीशन को हम लोग A11 कहते हैं, A12 A13। A11 ये बताता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर रो प्लस कॉलम को हम लोग ऐड करते हैं, रो प्लस कॉलम को ऐड करते हैं, अगर इवेन आता है तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेंगे। रो प्लस कॉलम को ऐड करते हैं, अगर वह इवेन आता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं।
अगर रो प्लस कॉलम को ऐड करते हैं और रो प्लस और कॉलम को ऐड करने पर ऑड आता है तो उस पोजीशन को हम लोग निगेटिव से दिखाते हैं। देखिए यहाँ आई कैप का पोजीशन A11 है, दैट मीन्स 1 1 2, तो 2 इवेन आ रहा है, दैट मीन्स आई कैप प्लस में। 1 और 2 3 ऑड आ रहा है तो इसका पोजीशन हम लोग क्या में दिखाएंगे, इसको माइनस में दिखाएंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, अभी जे कैप यहां हम लोग लिखे तो अब हम लोग जे कैप के सामने वाला को हम लोग क्लोज कर देंगे और फर्स्ट रो को हमेशा क्लोज रखना है। आई कैप जे कैप को इसको क्लोज कर दिए और अब यहाँ जे कैप लिए तो जे कैप के सामने वाला को क्लोज कर दिए। अब बाकी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 माइनस 3 इंटू 4 12 हो गया। उसके बाद अब यहाँ हम लोग के कैप देखते हैं पॉजिटिव होगा या निगेटिव। पोजीशन देखिए 1 3 दैट मीन्स 1 और 3 4 दैट मीन्स इवेन, और इवेन रहेगा तो हम लोग को क्या लेना है, पॉजिटिव। तो यहाँ हम पॉजिटिव में जो है से के कैप लेंगे। अब अगला में हम लोग क्या करेंगे इसमें कि के कैप के सामने वाला को हम लोग क्लोज कर देंगे। इसको हम लोग क्लोज कर दिए और फर्स्ट रो को हम हमेशा क्लोज रखना है। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3 इंटू 3 9 हो गया। इस तरह से देखिए आई कैप 15 प्लस 8 माइनस जे कैप 10 माइनस 12 माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 9 माइनस 13 के कैप। यहाँ हो जाएगा 23 आई कैप माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप प्लस माइनस माइनस 13 के कैप। तो यही हम लोग को ए क्रॉस बी का फाइनल रिजल्ट मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या यहाँ गिवन है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच हम लोग को एंगल फाइंड करना है। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका वैल्यू पुट कीजिए। हम लोग क्या पढ़े हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी का हम लोग क्या पढ़े हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो एन कैप यहाँ क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और नॉर्मल यूनिट वेक्टर है तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1। कोई भी यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ ए बी साइन थीटा, और एन कैप होगा तो एन कैप का यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1। तो क्या आ गया यहाँ से, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब यहाँ से ए बी, इधर से ए बी हम इधर ले आते हैं तो ए बी अपॉन ए बी, इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ए बी अपॉन ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ 1, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1। हम लोग यहाँ देखेंगे कि टेन में जो है से किसका वैल्यू 1 होता है, कितना डिग्री का, तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, दैट मीन्स थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, या उसी को हम लोग रेडियन में लिखेंगे तो π/4 रेडियन। यह क्वेश्चन जो है से आप लोग का कंपटीशन में पूछा गया है।